आज विश्व वन्य जीव दिवस है। इसका मकसद दुनिया भर में जानवरों और पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए काम करना है। विश्व वन्य जीव दिवस के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख लीजिए, गिर नेशनल पार्क में वो पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में बेहद खास। करीब 18 साल बाद प्रधानमंत्री पहली बार आज सुबह गिर में पहुंचे। मोदी आखिरी बार बतौर सीएम 2007 में गिर गए थे। आज सुबह पीएम का काफिला सिंह सदन से गिर नेशनल पार्क के लिए रवाना हुआ। गिर वन में दाखिल होने के बाद पीएम का काफिला जंगल सफारी के रूट नंबर 2 पर निकला। गिर जाने वाले हर पर्यटक की आरजू शेरों के कुनबे को अपने कैमरा में कैप्चर करने की रहती है, लेकिन खास तरह की जैकेट और टोपी पहने प्रधानमंत्री का ये स्टाइल भी देख लीजिए। कैमरा में उन्होंने शेरों की तस्वीरें कैद की हैं। मोदी ने एशियाई शेरों की तस्वीरें भी खींची। पीएम मोदी गिर दौरे में प्रोजेक्ट लाइन का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही शेरों के संरक्षण को लेकर एक अहम बैठक भी वो करने वाले हैं। गिर को एशियाई शेरों का दूसरा घर भी माना जाता है। अब देखिए, ये तस्वीरें इसलिए खास हैं। गुंजन, आप गई हैं यहाँ पर? पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ। नहीं, मैं भी नहीं गई। जंगल सफारी नहीं की है। ये बहुत रेयर है कि आप यहाँ पर पहुंचे और लाइन का सीधा कुनबे का दीदार आपको हो जाए। प्रधानमंत्री देखिए यहाँ पर पहुंचे हैं। एक संदेश उन्होंने दिया है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो वन्य जीव सुरक्षा, एक तो ये मुद्दा। दूसरा, हम कह रहे हैं कि एक्सटिंक्शन की बात करते हैं, लाइन्स के एक्सटिंक्शन की, उस पर भी मुद्दा, जिस पर जोर प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बैठक जो है वो कर ली गई है और प्रधानमंत्री की तरफ से एक लॉइन प्रोजेक्ट का शुभारंभ हो चुका है। गिर के जंगलों में प्रधानमंत्री ने शेरों के कुनबे को करीब से देखा और इनकी तस्वीरें भी अपने कैमरे में कैद की। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे के तीसरे दिन की शुरुआत सासनगिरी से हुई। सुबह सूरज उगने से पहले ही पीएम का काफिला सिंह सदन के गिर नेशनल पार्क की तरफ निकल पड़ा। इस दौरान प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वहां तमाम लोग मौजूद थे। गिर वन में दाखिल होने के बाद पीएम का काफिला जंगल सफारी के रूट नंबर 2 पर निकला। इस रूट पर यह काफिला भंबफोड़, रायडी, डेडकड़ी, किरंभा, पीलीपाट, रतनधुना और कनकाई चेक पोस्ट से होकर गुजरा। जंगल सफारी के दौरान प्रधानमंत्री खुली सफारी जीप पर किसी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के अंदाज में दिखे। जंगल सफारी के इस रूट पर प्रधानमंत्री ने 7 एशियाई शेरों को देखा और उनकी तस्वीरें भी ली। इस रूट पर जंगल में हिरन, एंटीलोप, मोर भी प्रधानमंत्री के कैमरे में कैद हुए। सफारी के दौरान गिर जंगल की खूबसूरती को भी प्रधानमंत्री ने करीब से देखा। जंगल सफारी के बाद प्रधानमंत्री वापस सिंह सदन पहुंचे, जहां वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर उन्होंने वन्य जीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता भी की। ब्रिजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, खूबसूरत तस्वीरें तो आपने देख ली। ब्रिजेश हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। ब्रिजेश, देखिए, जो तस्वीरें हमने देखी बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं और प्रधानमंत्री का अंदाज सबसे अलग है। जब वो कुंभ में जाते हैं, जब वो ईश्वर की आराधना करते हैं तो बिल्कुल अलग नजर आते हैं, और जब जंगल सफारी कर रहे हैं तो उनका अटायर, उनका लुक भी वैसा ही है। जो एक बैठक होनी थी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री को करनी थी, क्या वो बैठक हो चुकी है? क्या उस बैठक में बातचीत हुई? सबसे पहले तो ये बताएं। देखिए, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक, आज विश्व वन्य जीव दिवस है, तो उस उपलक्ष्य में ये बैठक का आयोजन किया गया था। 7वीं बैठक है ये, और अभी से कुछ देर पहले ही ये बैठक जो है समाप्त हो चुकी है। और अब कभी भी प्रधानमंत्री जो है यहाँ से राजकोट के लिए रवाना होंगे और फिर राजकोट से दिल्ली सीधा पहुंचेंगे। तो अब प्रधानमंत्री के जो सारे कार्यक्रम थे वो खत्म हो चुके हैं। कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से शासन से राजकोट के लिए रवाना होगा। तो आज का जो उनका कार्यक्रम था, जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी, सबसे पहले गिर नेशनल पार्क, यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री ने सफारी की। जंगल सफारी में 7 शेर जो है उनका परिवार उनको देखने को मिला, और
पर वही बेहद जो है अतुल्य तस्वीरें देखने को मिली। शेरनी और उसके साथ सावक की तस्वीर भी प्रधानमंत्री ने शेयर की है। तो ये बेहद ही दिलचस्प तस्वीरें प्रधानमंत्री ने अपने कैमरे में भी खींची और अपनी आंखों से भी वो चीजें देखी हैं। तो उसकी एक जो पर्यटक के तौर पे जो मजा होता है, क्योंकि वहां पे वो प्रधानमंत्री की जगह पे एक पर्यटक के तौर पे गए थे और वाइल्ड लाइफ का उनका खुद का प्यार है। वो खुद वाइल्ड लाइफ के बारे में इतनी सारी चीजें जानते हैं और हमने हर बार देखा है, चाहे वो काजीरंगा गए हो तब की बात हो या जिम कॉर्बेट गए हो तब की बात हो या दक्षिण भारत में जब वो गए थे तब की बात हो, हर बार एक नए अंदाज से प्रधानमंत्री देखते हैं। जब मध्य प्रदेश में कुनू नेशनल पार्क में चीतों को लाया गया तब भी उनका अंदाज हमने देखा था, ठीक वैसा ही अंदाज आज भी प्रधानमंत्री का देखने को मिला, जिसके अंदर पूरी तरह से वो सफारी के गेटअप में दिखे। गिर नेशनल पार्क का सोवेनियर जैकेट भी उन्होंने पहना हुआ था गिर का, तो वही चिर परिचित अंदाज जो है प्रधानमंत्री का देखने को मिला। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो साफ तौर पे प्रधानमंत्री दिखाते हैं। तो प्रधानमंत्री का जो वन्य जीवों के प्रति प्यार है वो यहाँ पे देखने को मिला। और अब ये बैठक समाप्त हो चुकी है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की, जिसमें वन्य जीवों के संरक्षण के ऊपर काम हुआ है। और अब जो है प्रधानमंत्री का काफिला कुछ ही क्षणों में यहाँ से निकलता हुआ दिखेगा। यहाँ से अभी जो अधिकारी है, आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, सभी अधिकारी यहाँ से निकल रहे हैं। जी ब्रजेश, अक्सर हमने देखा है प्रधानमंत्री के जी आप तस्वीरें दिखाइए। ये जो अधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री को सी ऑफ करने के लिए हेलीपैड पे जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के काफिले से पहले गुजरात के जो वन मंत्री है मुरुभाई बेरा वो यहाँ से निकले हैं और साथ ही जो गुजरात के वन सचिव हैं वो भी यहाँ से निकले हैं। तो ये सभी लोग जो हैं वो पहले हेलीपैड पहुंचेंगे और हेलीपैड से जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो सी ऑफ करेंगे। यहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला जो है ये देखिए जिस तरह से ये गाड़ियां जा रही है, तो इसके कुछ ही क्षणों बाद प्रधानमंत्री का काफिला भी यहाँ से निकलेगा और प्रधानमंत्री जो है वो राजकोट के लिए शासन हेलीपैड से रवाना होंगे और फिर वो जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और अब कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पे निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है ब्रजेश, एक और चीज जो मैं पूछना चाह रही थी वो ये कि हमने अक्सर देखा है कि वाइल्ड लाइफ के साथ ना प्रधानमंत्री का एक कनेक्शन हमने देखा है पास्ट में भी। मुझे अभी जहन में ना बेयर ग्रिल्स के साथ प्रधानमंत्री के वो वाइल्ड लाइफ सफारी की तस्वीरें याद आ रही हैं, वो काफी वायरल हुई थी उस वक्त। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री ने एक साफ संदेश देने की कोशिश की है कि वाइल्ड लाइफ में जो शेरों का जो लायंस का एक्सटिंक्शन है वो एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, उस पर जोर दिया जा रहा है, उसको बचाने की कोशिश हर तरफ से की जानी चाहिए। यही मकसद लेकर प्रधानमंत्री आज यहाँ पर भी पहुंचे हैं। तो यही कहने की कोशिश की गई है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए वन्य जीवों का संरक्षण तो है ही, पर एशियाई शेरों का एकमात्र घर है ये गिर फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जब प्रधानमंत्री आए हैं, प्रधानमंत्री जब यहाँ पे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गिर में जो है शेरों के संवर्धन के ऊपर काम किया था, संरक्षण के ऊपर काम किया था और तब जो है वो तादाद 300 से 400 के बीच में थी, जो अब 674 हो चुकी है एशियाटिक लायन की यहाँ पे तादाद। और आने वाला जो सेंसस है उसमें माना जा रहा है कि ये आंकड़ा 1000 तक पहुंचेगा। तो आप समझिए कि ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, सिर्फ ना गुजरात सरकार के लिए पर भारत सरकार के लिए भी, क्योंकि एशियाई शेरों का ये एकमात्र ठिकाना है जहां पे देश विदेश से लाखों पर्यटक हर साल आते हैं। तो वही चीज प्रधानमंत्री कह रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका ये पहला दौरा है इस सफारी का। तो ये मैसेज यहां से उन्होंने दिया है। अब यहाँ पे 9 जिलों में शेर जो है वो घूमते नजर आ रहे हैं। सिर्फ जूनागढ़ या शासन में ही शेर नहीं दिखे जाते, उसके आसपास 9 जिले हैं और एक पोरबंदर के पास एक नई सेंचुरी बनाई जा रही है, बर्डा सेंचुरी, जहां पे अब जो है वो शेरों का दूसरा घर गुजरात में ही बनेगा, पर जूनागढ़ से थोड़ा दूर, तो शासन से थोड़ा दूर बर्डा सेंचुरी में भी जो है वो एक नेशनल पार्क बनने जा रहा है। और 2900 करोड़ का प्रोजेक्ट लायन, जिसकी जिक्र प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से साल 2020 में किया था, 2022 में उसको मंजूरी मिली और अब 10 साल के लिए ये प्रोजेक्ट लायन का काम चलेगा। तो प्रोजेक्ट लायन का जो प्रोजेक्ट है वो 2900 करोड़ का है और उसमें सिर्फ न शेरों के संरक्षण की बात है, पर साथ ही स्थानीय लोगों को किस तरह से उनके साथ जोड़कर उनका विकास हो, उनको रोजगारी मिले। जिस तरह से ये शासन गिर में हुआ है कि यहाँ की जनता को भी जो है वो रोजगार मिला है और उनको शेरों के साथ वो जिस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं, ना शेर उन पे अटैक करते हैं, ना कोई दूसरी दिक्कत होती है, ना यहाँ पे कोई इलीगल पोचिंग होती है। तो ये एक जो यहाँ पे मॉडल बना है वाइल्ड लाइफ का, तो वो किस तरह से पूरे देश में बने उसकी चर्चा आज यहाँ बैठक में हुई है और उसके बाद प्रोजेक्ट लायन को आगे बढ़ाने की बात भी बैठक में की गई है। जी बिल्कुल ब्रजेश, देखिए एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री पहले भी कई कदम उठा चुके हैं। जब वो
2007 में मुख्यमंत्री थे, उस दौरान उन्होंने दौरा भी किया था। तो ऐसे में जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी यहाँ के संरक्षण के लिए, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए काम कर रहे थे, और अब जब वो केंद्र में है, जब वो खुद प्रधानमंत्री हैं, तो आज वो दौरा करने के लिए गए हैं और वहां पर एक बैठक भी की है। तो निश्चित तौर पर हम ये मान के चले कि इस बैठक के बाद कोई और बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं और बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। देखिए, ये 7वीं बैठक थी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की, तो इस बैठक में कुछ ना कुछ फैसले लिए गए होंगे, जिसका डिटेल बाद में जो है वो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री द्वारा पूरी बात जानकारी सामने आएगी। पर जो उसमें माना जा रहा है कि सिर्फ गुजरात की नहीं, पूरे देश की चर्चा होती है, क्योंकि ये राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक थी। तो पूरे चलिए लौटते हैं इनके पास, ब्रजेश के पास, लेकिन तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये अटायर जिसकी चर्चा इस वक्त की जा रही है सोशल मीडिया पर, अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो इस वक्त ट्वीट्स लगातार स्क्रॉल किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री गिर में पहुंचे हैं और द अटायर ही हैज, उसके बारे में चर्चा बहुत है। अब देखिए, पूरी दुनिया में गिर नेशनल पार्क की चर्चा है तो एशियाई शेरों के लिए काफी पॉपुलर है। हम सभी जानते हैं साल 2020 में यहाँ शेरों की संख्या 674 हुआ करती थी। ये विशाल नेशनल पार्क गुजरात के 3 जिलों में फैला हुआ है। संरक्षण की बेहतरीन सुविधाओं की वजह से यहां शेरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गिर के जंगल पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सासन गिर के नाम से मशहूर गुजरात के इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की पूरी दुनिया में अलग पहचान बन चुकी है। गिर को यह पहचान दिलाई है यहाँ के एशियाई शेरों ने। करीब 1,500 किलोमीटर में फैला गिर नेशनल पार्क इन शेरों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। गिर नेशनल पार्क की स्थापना 1965 में हुई थी। यह गुजरात के 3 जिलों में फैला है। जूनागढ़, गिर सोमनाथ और अमरेली तक गिर के जंगल हैं। इसका कुल एरिया 1410 वर्ग किलोमीटर है। गिर पहले जूनागढ़ के नवाब का प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था। 19वीं सदी में अंग्रेज भी यहाँ शिकार खेलने आते थे, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक यहाँ शेरों की संख्या घटकर करीब 1 दर्जन के करीब रह गई थी। बाद में शेरों की तादाद बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। 1965 में नेशनल पार्क का दर्जा मिलने के बाद शेरों की संख्या तेजी से बढ़ी। शेरों की गणना हर 5 साल पर होती है और हर बार की गणना में ये आंकड़े खुशखबरी लेकर आते हैं। 2005 में यहाँ शेरों की तादाद 359 थी। साल 2010 में जहाँ शेरों की संख्या 411 हो गई, इसके बाद 2015 की गणना में ये संख्या 523 तक पहुंची। वहीं 2020 में इनकी संख्या बढ़कर 674 हो गई। गिर के जंगल शेरों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। यहाँ का मौसम भी शेरों के रहने के लिए अच्छा माना जाता है। गर्मी के दिनों में यहाँ पानी की कमी जरूर हो जाती है, लेकिन गिर के अंदर पानी के तमाम स्रोत होने की वजह से शेरों को कभी पानी की समस्या नहीं होती। इन्हीं खूबियों की वजह से गिर में शेरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गिर नेशनल पार्क के शेरों को देखने पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। शेरों के संरक्षण के लिए गुजरात वन विभाग ने जूनागढ़ के शक्करबाग जू में एक केयर सेंटर भी बना रखा है। गिर में बेहतरीन संरक्षण व्यवस्थाओं की वजह से यहाँ शेरों की संख्या लगातार नए कीर्तिमान बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गिर नेशनल पार्क से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ के दर्शन किए। साथ ही यहां उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पीएम ने अपना इसका एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया। देखिए आप। भयो
देखिए, पीएम मोदी ने भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ के दर्शन किए। साथ ही यहां उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से सोमेश्वर महादेव की पूजा अर्चना भी की। दरअसल उन्होंने महाकुंभ के सफल समापन के बाद प्रथम ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन का संकल्प लिया था, जिसे उन्होंने पूरा किया। उनकी यही तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। 3 दिनों के दौरे पर गुजरात पहुंचे पीएम मोदी ने रविवार को भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की पूजा अर्चना की और एकता के महाकुंभ के सफल समापन को श्री सोमनाथ भगवान के चरणों में समर्पित किया। दरअसल महाकुंभ का आयोजन पूरा होने के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि अब वो भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ के दर्शन करने जाएंगे और देशवासियों के स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करेंगे। ऐसे में 3 दिनों के गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने भगवान सोमनाथ के दर्शन किए और देशवासियों के सुख और समृद्धि का भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया। सोमनाथ में सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद पीएम मोदी का काफिला सोमनाथ मंदिर परिसर पहुंचा। यहां मंदिर में घुसते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री ने नंदी महाराज को प्रणाम किया और फिर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ को नमन किया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी यहां सोमेश्वर महादेव पूजा में शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमेश्वर महादेव की विधिवत पूजा की। भगवान को पुष्प अर्पित करने के बाद उन्होंने भगवान सोमनाथ की आरती भी की। करीब 45 मिनट के बाद सोमेश्वर महादेव पूजा संपन्न हुई और इसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला सासन गिर की तरफ निकल पड़ा। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर की हैं। उन्होंने लिखा, मैंने एक सेवक की भांति अंतर्मन में संकल्प लिया था कि महाकुंभ के उपरांत 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ का पूजन अर्चन करूंगा। आज सोमनाथ दादा की कृपा से वो संकल्प पूरा हुआ है। मैंने सभी देशवासियों की ओर से एकता के महाकुंभ की सफल सिद्धि को श्री सोमनाथ भगवान के चरणों में समर्पित किया। इस दौरान मैंने हर देशवासी के स्वास्थ्य एवं समृद्धि की कामना भी की। सोमनाथ के बाद पीएम मोदी सासनगिर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। सोमनाथ से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन भले ही खत्म हो गया है, लेकिन उसकी छाप अब भी लोगों के दिलों पर है और उसकी भव्यता और दिव्यता का एहसास लंबे समय तक रहने वाला है। एक और चीज है, वो हर कुंभ में लोगों के लिए रहस्य का दरवाजा खोलती है। वो है नागा साधुओं का अद्भुत संसार और उनकी उपस्थिति। ऐसे में इंडिया टुडे के चीफ फोटो एडिटर और दुनिया के जाने माने फोटोग्राफर बनदीप सिंह ने सौंदर्य बोध वाले क्लिक्स ने नागा साधुओं के हर एक आयाम को अपने कैमरे में उतारा है, जिसे हाल ही में भस्मांग नाम से फोटो प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। ब्रह्मांड का पर्व महाकुंभ तो आकाश गंगा में विलीन होता जा रहा है, गंगा की अजस्र धारा की तरह, लेकिन उसकी यादें लोगों को पीढ़ियों तक गुदगुदाती रहेंगी। जैसे ही आप गर्दन झुकाएंगे, आपके हृदय में एक नया कुंभ आएगा, एक नई छवि आएगी और उस महाकुंभ को अजर अमर करने, यानी उसको लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी बताने के लिए बनदीप सिंह जी ने अपने कैमरे के क्लिक में जो किया है, वो पूरा क्षण जैसे फ्रिज हो जाना कहते हैं, वो ऐसा फ्रिज हुआ है कि इसके फॉसिल्स आगे आने वाली पीढ़ियों तक, यानी कहें तो सदियों और सहस्राब्दियों तक लोगों को पता चलेंगे। एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन है। हम बात कर रहे हैं इस पूरे महाकुंभ को अपने लेंस से देखने वाले, अपने कैमरे में झांककर उन्हें कैप्चर करने वाले बनदीप सिंह जी से आज हम इनके दिल के कैमरे में झांकते हैं कि कितनी चुनौतियां रही, कैसा रहा उनका अनुभव, ताकि हम इन तस्वीरों को और साक्षात ढंग से देख सके, इनके बनने की प्रक्रिया जान सके। बनदीप सिंह जी, आपका स्वागत है। और ये इतनी अद्भुत एग्जीबिशन जिसमें फोटोग्राफ ज्यादा दिलचस्प और दिलकश हैं या उसके कैप्शन
ये सच में बहुत अद्भुत संयोग है, ये जैसे सोने में सुगंध है। संजय जी, ये जो एग्जीबिशन है ये बेसिकली मैंने जो कुंभ में जो मेरे लिए परम आकर्षण जो है उसके जो सब्जेक्ट रहे नागा साधुओं, उनके साथ जो मेरा एसोसिएशन है, उनके साथ जो मेरा उनके प्रति जो लगाव है, उनके प्रति जो मेरे अंदर रहस्य का भाव है, उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए की गई इमेजेस हैं। मैं 2019 से उनके अखाड़ों में, जब कुंभ होता है उनके अखाड़ों में रहा हूँ, उनके साथ रहने का मौका मिला। उनके साथ रहते हुए जो मैंने उनके पर्सनालिटीज़ को, जो उनके भावों को देखा, जैसा महसूस किया और जैसा मैंने देखा, इन तीनों एस्पेक्ट्स को लेके मैंने तस्वीरें की। ये आपने जिस तरह से ये तस्वीरें ली हैं, जिस एंगल से, मतलब कहते हैं कि जो एस्थेटिक सेंस, जो सौंदर्य है इस पूरे नागा सन्यासियों का, वो बिल्कुल कई रूपों में उभर के आता है। ये बात सही है। ये उनको सौंदर्य का विषय जो है कभी वो उस तरह से देखा कम गया है। उनको एज उनका जो एक प्रचलित जो उनका डिपिक्शन है वो एज क्रुद्ध बाबा लोग जो हर एक बात पे गुस्सा करते हैं, या जो तरह तरह के श्रृंगार करके अपने टेंट्स के बाहर बैठे हुए हैं, उस रूप से थोड़ा सा आगे चल के उनको देखने की कोशिश है। ये तस्वीर, ये क्षण अपने आप में मतलब बहुत सारी चीजें कहता है, बहुत रहस्य के आवरण खोलता भी है, रहस्य बनाता भी है। इसमें कई तरह की मतलब इसमें ऐसा है कि आप अपने अर्थ लगा सकते हैं इसके। किसी को इसमें कई तरह की शक्ल दिखाई दे सकती है, किसी को बाबा आंख बंद किए हुए दिखाई पड़ते हैं, मुझे बाबा ऐसे देखते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये तस्वीर जो है ये मेरे लिए जो है ये परमानेंस और जो है इम्परमानेंस का जो विरोधाभास है उसको दिखाती है। एक साधु जो स्थिर तपस्या में है और उसके चारों तरफ विभूत जो है कॉस्मिक डस्ट की तरह जो है उसके चारों तरफ रोटेशन में है। लाइफ का ओरिजिन भी है, एक शिव तत्व की फीलिंग है जो सब चीज में, सारी क्रिएशन में स्थायी विद्यमान है। अब मुझे ये जानना है कि बाबाओं को शीशे में उतारना कहें या कैसे वो इतने सारी चीजों के लिए तैयार, चूंकि आम लोग ये मानते हैं कि वो बहुत बात बात पे क्रुद्ध होने वाले, क्षणे रुष्टवा क्षणे तुष्टवा रुष्टवा तुष्टवा क्षणे क्षणे, तो वैसी स्थिति में कैसे उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? मेरे लिए उनके साथ रहना बहुत सहज था। मेरे को पहली बात तो मैं एक तरह से इसमें एक डिवाइन पर्पस था कि मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला और उनके साथ उनके अखाड़ों में उनके साथ समय बिताने का मौका मिला। उससे क्या है, एक फॉर्मेलिटी की दूरी खत्म हुई और बहुत से जो लोग रील बनाने वाले होते हैं उससे मेरा पर्पस थोड़ा सा अलग था और बाबा लोग एनर्जी को बहुत जल्दी पहचानते हैं। कुंभ समाप्त हो गया, लेकिन हमने इसलिए ये सारी डिटेल में शूट किया है ताकि आप भी अनंत काल तक इस एग्जीबिशन का आनंद ले सकें, इसमें जो भाव हैं इसमें उतर सकें और ये जो भस्मांग है इसको आप भी अपने हृदय की गहराइयों तक महसूस कर सकें, जो आपको इस दुनिया से डिटैच तो करता है, क्योंकि ये भस्म वो है जो ये बताती है कि शरीर का, पूरे जगत का क्या होना है, जो फाइनल डेस्टिनी है आपकी, बस वही ये भस्म बताती है और ये एग्जीबिशन भी यही बता रही है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ संजय शर्मा, दिल्ली। अनंत अंतरिक्ष में ऐसे तमाम रहस्य छिपे हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। आइए नजर डालते हैं अंतरिक्ष से जुड़ी खबरों पर। देखिए, अंतरिक्ष की दुनिया में अमेरिकी कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कंपनी का ब्लू घोस्ट लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड हो गया है। कंपनी ने सफल लैंडिंग की पुष्टि की है। लैंडिंग से पहले लैंडर ने चंद्रमा की कुछ तस्वीरें भी भेजी थी। इन्हें कंपनी ने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। लैंडिंग के आधे घंटे बाद ही ब्लू घोस्ट ने चंद्रमा की सतह से तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया। पहली तस्वीर एक सेल्फी है।
ब्लू घोस्ट की दूसरी तस्वीर में इसकी परछाई देखी जा सकती है। इस मिशन का मकसद चंद्रमा की सतह पर मौजूद मिट्टी की जांच करना है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कोरियन कार्निवल से लेकर ब्राजील के कार्निवल में। गुरुग्राम के वर्ल्ड मार्क में कोरियन कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें वहां के पारंपरिक व्यंजनों से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स और फैशन के सामानों के स्टॉल्स लगाए गए। कोरियन कार्निवल में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इस कोरियन कार्निवल में न सिर्फ कोरियन ड्रेसेस बल्कि वहां की डिजाइनर स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी देखने वाले थे। वहीं ब्राजील में रियो कार्निवल की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ रियो की सड़कों पर लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर नाचते गाते देखे गए। हर कोई मौज मस्ती के साथ अपनी धुन में मगन दिखा। 8 मार्च को इस खास जश्न का समापन होगा, तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कोरियन कार्निवल की एक खूबसूरत तस्वीरें। कोरियन फैशन की दीवानी जेंजी पीढ़ी के लिए खासतौर से सजा है ये बाजार, जिसे नाम दिया गया है कोरियन कार्निवल का। इसमें कोरियन फैशन से लेकर वहाँ के मशहूर व्यंजन तक और ब्यूटी प्रोडक्ट से लेकर सजावट के सामान तक सब कुछ मिलता है, वो भी एक ही जगह पर। गुरुग्राम के वर्ल्ड मार्क में 2 दिन तक चले इस कोरियन कार्निवल में बड़ी तादाद में युवाओं और महिलाओं के साथ साथ बुजुर्ग भी शामिल हुए, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात फैशन की नहीं, खान पान की भी थी। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। पहले इवेंट में भी था कोरियन कार्निवल 1 जो वर्ल्ड मार्क में हुआ था एरो सिटी। किमची पहले एक सैलेड की तरह यूज होता था, लेकिन अब हम उसको पिज्जा में लेकर आए। हमारी पिज्जा में जो इंग्रेडिएंट सॉसेस यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट है। हम उसको पूरा एक कोरियन फ्लेवर दे रहे हैं दिल्ली के अंदर। कोरियन पिज्जा हमने अपने रेस्टोरेंट में लॉन्च किया था, जिसकी वजह से हमारा क्लाउड किचन फेमस हुआ था। कितना भी आप यहाँ पे आपको सिक्सोपा मिलेगा, हॉर्न मिलेंगे, ब्लेंड स्पॉट मिलेंगे, मिसो यम मिलेंगे, तो तमाम यहाँ पे ब्रांड्स जो है वो कोरियन स्वाद जो है लेकर आए और दिल्ली के हर एक लोगों को दे रहे हैं। इस कोरियन कार्निवल में न सिर्फ कोरियन डिशेस बल्कि वहाँ की डिजाइनर स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की भी भरमार थी। आपको लेकर आ गई हूँ जेंजी लाइफस्टाइल में, और आप देख सकते हैं कि तमाम आपको यहाँ पे ज्वेलरी ऑप्शन जो है वो दिखने वाले हैं। फिर चाहे बात वो पेंडेंट की हो, रिंग की हो, इयररिंग्स की हो, स्टड्स की हो, तो तमाम वैरायटी जो है वो यहाँ पर जो है आपको नजर आने वाली है। ओनर से हम खुद पूछेंगे सबसे पहले क्या कुछ अलग है यहाँ की ज्वेलरी में। सो द थिंग इज कि यहाँ पे ना सारा एंटी टार्निश है। आप पानी में पहनो, आप बीच पे जाओ, वेकेशंस पे जाओ, सारी चीजें सेम टू सेम रहेगी। पॉलिश बिल्कुल भी खराब नहीं होगी इन सब की, बिल्कुल एवरग्रीन। एवरग्रीन, एग्जैक्ट। पसंद आया आपको? बिकॉज आप बहुत कुछ ट्राई कर रहे हो। Yes, it is so good. It's looking awesome. The earrings and all. It's trendy as well. इसके अलावा यहाँ गीत संगीत और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी इंतजाम था। पिछले साल भी कोरियन कार्निवल का आयोजन किया गया था, जो दिल्ली में हुआ था। इस बार गुरुग्राम में हुए इस आयोजन में भी लोगों की खूब भागीदारी दिखी। मनीषा लड्डा, गुरुग्राम, गुड न्यूज टुडे। ब्राजील में रियो कार्निवल की शुरुआत हो गई। इसी के साथ ही रियो की सड़कों पर लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं। हर कोई मौज मस्ती करने के साथ ही अपनी धुन में मग्न है। 8 मार्च को इस खास जश्न का समापन होगा। ये रंग, ये मस्ती, ये उत्साह और ये जुनून, ब्राजील के शहर रियो की सड़कों पर ये नजारा इन दिनों आम है। जश्न में नाचते झूमते लोगों की ये तस्वीरें रियो डी जनेरियो की है, जहां रियो कार्निवल के अनेकों रंग बिखरे हैं। अलग अलग रंग के अनोखे कपड़े, तरह तरह से सजे धजे लोग और मस्ती भरा सामान। कुछ ऐसा ही है रियो कार्निवल, जहां जश्न भी है, मस्ती भी है और लोगों में जबरदस्त उत्साह भी है। वैसे तो कार्निवल की रौनक ब्राजील के दूसरे शहरों में भी होती है, लेकिन रियो की बात ही कुछ और है। तभी तो इस खूबसूरत कार्निवल में हिस्सा लेने के लिए न सिर्फ ब्राजील से बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि ये कार्निवल अपने आप में कितना खास है। देखिए, कोई डांस में मशगूल है तो कोई अनोखी करतब कर रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है तो किसी का ड्रेस इस कार्निवल में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रंग बिरंगी अलग अलग झांकियां इस कार्निवल का मुख्य आकर्षण होती है, लेकिन इस कार्निवल में होने वाला सांबा डांस पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा इवेंट होता है,
जिसमें तमाम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस कार्निवल में इस बार मड फेस्टिवल की भी काफी धूम है। मिट्टी और कीचड़ में लोगों की मस्ती का ये अंदाज न सिर्फ निराला है बल्कि काफी अनोखा भी है। ऐसा माना जाता है कि चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिलने पर हर साल इस कार्निवल का आयोजन होता है। इस बार 1 मार्च से शुरू हुआ ये कार्निवल 8 मार्च तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बचपन में आपने कठपुतली का खेल तो जरूर देखा होगा। समय के साथ ये प्राचीन कला इतिहास के पन्नों में लुप्त होने लगी, लेकिन अब एक बार फिर से इस अनोखी कला को नया जीवन देने की पहल की गई है। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में इन दिनों पुतुल केला नाम के अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली फेस्टिवल की धूम मची है। कठपुतली यानी ऐसी पारंपरिक भारतीय कला जो कई सदियों पुरानी है। एक ऐसी प्राचीन शैली जिसमें लकड़ी, धागे और कपड़े से बनी मूर्तियों के जरिए कहानी का मंचन किया जाता है। एक ऐसी कला जो धीरे धीरे हमारे दरमियान से गायब होती जा रही है और इतिहास के पन्नों पर चढ़ी धूल के गुबार में कहीं खो सी गई है। लेकिन अब एक बार फिर इस प्राचीन कला को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर पारंपरिक भारतीय कला को संवारा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में इन दिनों पुतुल केला नाम के अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली फेस्टिवल की धूम है। ये पपेट का फेस्टिवल है। हमारा ग्रुप बर्धमान द पपेटियर्स 25 ईयर्स से बर्धमान में हम लोग पपेट्री का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो हमारा ग्रुप का 25 ईयर्स अभी चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल अरेंज किया। तो इटाली से 2 ग्रुप आ रहा है और इंडिया का हर राज्य से हमारा ग्रुप आ रहा है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, हर कोई इस अनोखी कला का मजा ले रहा है। इस फेस्टिवल में देश विदेश से आए पपेट आर्टिस्ट ने अपना हुनर दिखाया। मछली के आकार की कठपुतलियों के जरिए एक्वेरियम जैसा माहौल बनाया गया। सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि इटली से आए कलाकारों ने भी इस खास फेस्टिवल में अपना हुनर दिखाया और लोगों का दिल जीत लिया। इस फेस्टिवल में अलग अलग तरह के आर्टिस्ट ने अलग अलग कठपुतलियों के जरिए लोगों का जमकर मनोरंजन किया। पुतुल नाटक तो पॉपुलर है ही। हम लोग बच्चे से बुरे तक सबको इसका मजा उठाता है। तो बहुत पॉपुलर है बर्धमान में, खास करके बर्धमान में बहुत हम लोग एक ऑडियंस 25 साल से एक ऑडियंस क्रिएट किया। बच्चे लोग आता है, देखता है, हॉल फुल हो जाता है। बहुत क्रेज है बर्धमान में। अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली फेस्टिवल की अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि ये पपेट फेस्टिवल अब पश्चिम बंगाल के दूसरे शहरों में भी अपने हुनर का जादू बिखेरेंगे। सुजाता मेहरा, वर्धमान, गुड न्यूज टुडे।